Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Myself Bisma Khan. I am the student of BSSC third year in UBIT. अच्छा, हमारे पास जो है वो टॉपिक चल रहा था कि हम किस तरीके से कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। ये चैप्टर अभी भी कंटिन्यू है स्टिल। इसके 2 पार्ट्स हमने कवर किए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ फिज़िकल फैक्टर्स देखे थे, वो फिज़िकल फैक्टर्स जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। और सेकंड पार्ट में हमने कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस देखे थे, वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस जिनका अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर पर आता है। अब इन दोनों के बेसिस पे कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर जब चेंज होता रहता है तो मार्केटर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एनालाइज़ करें कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है, ताकि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकें। तो हमने अभी तक जो जो चीज़ें कवर की थी उनके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले। वो क्वेश्चंस जो है वो मार्केटर्स को हेल्प करते हैं ये फाइंड आउट करने में कि उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड उन्हें कंज्यूमर की किस टाइप की इंफॉर्मेशन को गैदर करना ज़रूरी है। So here I am showing you a list of some key consumer behavior questions that marketers should ask in terms of who, what, when, where, how and why consumer behavior change. So to understand the consumer behavior we have a list of questions. In list of questions की basis पे अगर मैं अपनी marketing strategies को analyze करना start करूँ तो more chances हमारे पास क्या है कि मेरी marketing strategies ज़्यादा complete होंगी और उनका ज़्यादा अफेक्ट होगा, या हम ये कह सकते हैं कि उससे मेरी सेल्स पे जो है वो पॉजिटिव अफेक्ट आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु बाइज अवर प्रोडक्ट और सर्विस। द नेक्स्ट इज हु मेक्स द डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज हु बाइज अवर प्रोडक्ट और सर्विस। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना कि वो कौन है जो मेरी प्रोडक्ट ख़रीदेगा या मेरी सर्विस ख़रीदेगा अपने यूज़ के लिए। तो जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि वो है कौन तो मैं उसको किस तरीके से एनालाइज कर सकती हूँ। हम कहते हैं ना कि जब तक हमें किसी इंसान से हम मिल ना लें हम उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं रख सकते। बिल्कुल सेम यही सिनेरियो है कि जब तक मैं अपने कंज्यूमर को जान ना लूँ मैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को नहीं डिज़ाइन कर सकती, मैं मार्केट सेगमेंटेशन नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि मेरे कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, किस किस कैटेगरी से उनका ताल्लुक़ है, कुछ भी नहीं पता। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हु बाइज अवर प्रोडक्ट और सर्विस, ये आइडेंटिफाई करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज हु मेक्स द डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस, who influences the decision to buy the product or service, how is the purchase decision made, who assumes what role, how is our product or service perceived by customers, एंड व्हाट आर कस्टमर्स एटीट्यूड टूवर्ड अवर प्रोडक्ट और सर्विस, कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कस्टमर की लाइकिंग क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, वो मेरे प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या डिस्ट्रैक्ट होते हैं। व्हाट सोशल फैक्टर्स माइट इन्फ्लुएंस द परचेज डिसीजन एंड डू कस्टमर्स लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन, क्या कस्टमर की लाइफ स्टाइल का उनके बाइंग डिसीजन के ऊपर कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। एंड हाउ डू पर्सनल डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द पर्सन परचेज डिसीजंस, और हमारे पास पर्सनल डेमोग्राफिक्स या इकोनॉमिकल फैक्टर्स का परचेज डिसीजन के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। पर्सनल फैक्टर्स तो हमने जैसे समझ लिए थे कि उनके कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, सेल्फ एस्टीम होती है, कुछ अपने ओपिनियंस होते हैं, उनका क्या अफेक्ट होता है। डेमोग्राफिक भी हमने समझ लिया कि एज का क्या अफेक्ट होता है, स्टेज का क्या अफेक्ट होता है, और इसके अलावा जो है वो सेगमेंटेशन क्या 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 अफेक्ट होता है, सोशल क्लासेस जो बनी होती हैं उनका क्या अफेक्ट होता है। इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हमने समझ लिया कि हमारे पास प्राइसेस या जो ट्रेंड चल रहा है वो किस तरीके से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, उनके हिसाब से कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं एंड आई होप दे विल हेल्प यू अ लॉट इन डिज़ाइनिंग योर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। The next one is the buying decision process और 5 stage मॉडल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल, और ये मार्केटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है इस मॉडल को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अगर वो इस मॉडल को आइडेंटिफाई या उसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि इसके स्टेजेस क्या हैं, कंज्यूमर का किस तरीके से अपना बाइंग डिसीजन जो है वो लेता है, तो तब तक वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन नहीं कर सकते।
जो एक कॉन्सेप्ट जो हम लेके चलते हैं अमूमन, वो क्या होता है कि हम लोग किसी अच्छी एग्जांपल को पिक करने की कोशिश करते हैं। अच्छी एग्जांपल से मौजूद क्या है, जो कि सक्सेसफुल हो। लाइक हम अगर किसी को कोई एग्जांपल प्रोवाइड कर रहे होते हैं कुछ समझाने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि वो जो एग्जांपल है उसके अंदर किसी सक्सेसफुल बंदे के या किसी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र हो, ताकि लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो। और सेकेंड थिंग इज़ कि उनको वो चीज़ समझ में आए कि अगर उन्हें सक्सेसफुल होना है तो उन्हें उस पूरी स्टोरी से क्या चीज़ पिक करनी है। तो सेम सिनेरियो यहाँ भी है। स्मार्ट कंपनीज ट्राई टू फुली अंडरस्टैंड कस्टमर्स बाइंग डिसीजन प्रोसेस। हम बहुत दफ़ा ये सुनते हैं कि ये कंपनी जो है वो इतने साल में इतने कम अरसे में टॉप टू बॉटम बॉटम टू टॉप पहुँच गई है, या इतने कम अरसे में जो है वो उसने इतनी सक्सेस हासिल कर ली है। तो वो किस बेसिस पे होता है, वो इन बेसिस पे होता है क्योंकि वो सबसे पहले ये एनालाइज़ करते हैं कि उनके जो कस्टमर्स हैं, उनके जो कंज्यूमर्स हैं, उनका बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या है, वो किस तरीके से उनके प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या है, ऑल द एक्सपीरियंसेस इन लर्निंग, चूजिंग, यूजिंग एंड इवन डिस्पोजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करता है और किस तरीके से थ्रू आउट करता है। मार्केटिंग स्कॉलर्स हैव डेवलप्ड अ स्टेज मॉडल ऑफ द प्रोसेस। अभी जो हमने जो प्रोसेस की बात की कि एक स्मार्ट कंपनीज ये एनालाइज करती हैं कि कस्टमर का बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या है। तो इस प्रोसेस को मार्केटिंग स्कॉलर्स ने क्या किया, एक मॉडल बना दिया, एक स्टेज मॉडल बना दिया। अब वो स्टेज मॉडल से क्या मुराद होता है कि हर स्टेज क्या होता है कि हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं पहुंच सकते जब तक कि हम प्रीवियस स्टेप को कवर ना कर लें। तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज जो है वो मॉडल चल रहा है। अब उन स्टेजेस में क्या है, 5 स्टेजेस हैं। तो कंज्यूमर क्या होता है, टिपिकली पासिस थ्रू 5 स्टेजेस। नंबर 1 इज़ प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सेकेंड इज़ इंफॉर्मेशन सर्च, देन evaluation of alternative, then purchase decision and post purchase behavior। अभी हम इन सबको एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। The buying decision process starts long before the actual purchase and has consequences long afterward। Actual purchase से मुराद ये है कि मैं अभी ये बात नहीं कर रही कि मेरे प्रोडक्ट को उस कंज्यूमर ने परचेज कर लिया है, मैं अभी ये बात कर रही हूँ कि वो परचेज करेगा किस तरीके से। तो एक्चुअल परचेज जो है वो अभी नहीं हुई, अभी हम इसको एक माइंड मैप जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं। तो हम एक तरीके से फैक्टर्स को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब एक्चुअल जो है वो परचेज नहीं होती, उससे बहुत पहले। लेकिन इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बाद में भी रहते हैं। रिजल्ट्स बाद में कैसे रह सकते हैं कि अगर मैंने पहले ही एनालाइज कर लिया, जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ कंपनीज बहुत कम अरसे में सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो वो जो सक्सेसफुल हो जाती हैं वो कुछ स्टार्टिंग में क्या करती हैं कि वो अपने कंज्यूमर्स को एनालाइज कर लेती हैं, फिर वो उसके हिसाब से स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करती हैं, फिर वो मार्केटिंग करती हैं, फिर कस्टमर्स को गैदर करती हैं, फिर उनको घेरने की कोशिश करती हैं। जो एक वर्ड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, थोड़ा स्लैंग लैंग्वेज का है, मंजन बेचना। तो वही चीज़ है कि किस तरीके से आप कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो जब वो इन सारी चीज़ों को देख लेती हैं, उसके बाद जब अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करती हैं, प्रोडक्ट सेल करती हैं, उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो फिर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो उसके रिजल्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि उनका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, उनकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर ज़्यादा अच्छी बनती है, और उनका जो है वो हो सकता है फाइनेंशियली वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो रिकॉग्नाइजिंग दिस फैक्ट, मार्केटर्स मस्ट डेवलप एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स दैट रीच कंज्यूमर्स एट ऑल डिसीजन स्टेजेस। सो अब हम इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं कि पहला स्टेप क्या था, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने ये भी चीज़ नोटिस की होगी कि ये एरो है, ठीक है, ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाके एरो शो कर रहा है। इसका मतलब कि फ़र्स्ट स्टेज कंप्लीट होगा, देन मैं नेक्स्ट स्टेज पे जाऊँगी, फिर देन नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, फिर नेक्स्ट स्टेज, फिर नेक्स्ट स्टेज। तो इस तरीके से 5 स्टेज मॉडल जब ये कवर हो जाता है, तो इसका मतलब कि अब जो मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होंगी वो मेरे कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के एन मुताबिक होंगी, और जिससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन जैसे के नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम को कंज्यूमर किस तरीके से रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये होता है कि वो किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को पहचानता है कि उसके पास जो नीड है या जो वांट है उसकी, वो क्या है।
तो buyer recognizes a problem or need triggered by internal or external stimuli। तो वो किस तरीके से अपनी नीड को या अपनी प्रॉब्लम को जो है वो पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इंटरनल स्टिमुलाई समथिंग लाइक योर इन नीड और your extreme need like hunger, thirst, etc. rises to a threshold level and act as a drive। ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है? एडमिरेशन और इंस्पिरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो नीड वो है जो मेरी अपनी ज़रूरत है, और एक नीड वो है मेरी जो कि मेरी ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे वो दूसरों के पास अच्छी लग रही है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि वो मेरे पास भी आए। एग्जाम्पल क्या है? पर्सन वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू कार सेम एज हिज और हर फ्रेंड। तो marketers need to identify the internal and external stimuli by gathering information by a number of consumers and then develop marketing strategies accordingly। तो पहला स्टेप क्या हो गया हमारे पास? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। द सेकेंड इज इंफॉर्मेशन सर्च। इंफॉर्मेशन सर्च क्या है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू कंज्यूमर मेरी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को सीख करता है, लाइक उसको जो है वो जानने की कोशिश करता है। तो इन दो वेज है, हाइटेंड अटेंशन है एंड एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च है। हाइटेंड अटेंशन का मतलब ये है कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट की कंज्यूमर तक पहुंचा दी, कंज्यूमर ने उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। द सेकेंड इज़ एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च। एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च एक्टिव वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में काम हो रहा हो या बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन सर्च जो होगी इसके अंदर वो क्या है? एक्टिव है। लाइक कंज्यूमर सिर्फ मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहा है? इटसेल्फ खुद भी थोड़ी सी रिसर्च कर रहा है मेरे प्रोडक्ट के बारे में। मे बी पॉसिबल कि वो जो रिसर्च कर रहा है उसके सोर्सेज क्या हैं, कि वो कोई मेरा रीडिंग मटेरियल के थ्रू कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हो, किसी अपने दोस्त के या रिलेटिव्स के थ्रू जो है वो उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ ले रहा हो, ऑनलाइन किसी वेबसाइट के थ्रू मेरे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को गैदर कर रहा हो और उसको एनालाइज कर रहा हो, and visiting stores to gather information। Marketers must understand what type of information consumers seek। Marketers को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो इन्फॉर्मेशन उनकी लेता है। मेजर इन्फॉर्मेशन सोर्सेज क्या है कंज्यूमर्स के लिए? पर्सनल, कमर्शियल, पब्लिक एंड एक्सपीरियंशियल। पर्सनल कौन कौन से हो सकते हैं कि उसे फैमिली से पता चला हो, फ्रेंड से पता चला हो, नेबर से पता चला हो, अक्वाइंटेंसेस से पता चला। कमर्शियल जो कि किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो रहा हो, वेबसाइट्स के थ्रू हो रहा हो, सेल्स पर्सन जाके कर रहे हो, जैसे हमारे पास पिज़्ज़ा हट के या पिज़्ज़ा पॉइंट के अक्सर जो है वो कूपन कार्ड्स आ रहे होते हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं कि हमारी ये डील चल रही है, आप इसको इस प्राइस में ले सकते हैं, पहले ये प्राइस थी अब ये प्राइस है, अब इतना डिस्काउंट है। तो वो एडवर्टाइजमेंट कमर्शियली वो कर रहे हैं। पैकेजिंग है, डीलर्स है। पैकेजिंग से क्या मुराद है कि मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनी खुली हुई है, लेकिन मैंने कहीं पे जो है वो उसका कोई पैकेट देख लिया या उसके पैकेजिंग के ऊपर उनका लोगो लगा है, नाम लगा है, तो हम वो कमर्शियल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद पब्लिक क्या है? मास मीडिया, सोशल मीडिया, कंज्यूमर रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जो है वो एडवर्टीजमेंट करते हैं और लोग जल्द से जल्द मतलब इमीडिएटली उन एडवर्टीजमेंट पे रिस्पॉन्स भी कर रहे होते हैं। तो आजकल के दौर में जो है वो क्या है? सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो है वो ज़्यादा चलती हैं एज़ कम्पेयर टू पर्सनल फैक्टर्स, क्योंकि अब मिलना जुलना जो है वो क्या हो गया है? थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस में हो गया है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो हमारी पब्लिक है वो ज़्यादा ऑन रहती है। एंड देन एक्सपीरियंशियल, हैंडलिंग, एग्जामिनिंग, यूजिंग द प्रोडक्ट, कि आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने प्रोवाइड की थी उसको एनालाइज किया। तो ये इन्फॉर्मेशन सर्च हो गई। बेसिकली इन्फॉर्मेशन सर्च क्या है कि मेरी प्रोडक्ट्स के बारे में कंज्यूमर किस तरीके से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है। द नेक्स्ट इस टॉपिक को, इस स्लाइड को हम बाद में कवर करेंगे। सर्च डायनेमिक्स। सर्च डायनेमिक्स एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है मार्केट पार्टीशनिंग का। मार्केट पार्टीशनिंग क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैंने मार्केट को। तो मार्केटर्स नीड टू आइडेंटिफाई द हायरार्की ऑफ एट्रीब्यूट दैट गाइड कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव फोर्सेज एंड हाउ दिस वेरियस सेट्स गेट फॉर्म, कि कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं और उनके सेट्स किस तरीके से बनते हैं। जैसे अब अगर हम प्रीवियस स्लाइड की तरफ आए स्लाइड पे, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास टोटल ब्रांड्स क्या दी, टोटल सेट के अंदर आ रही हैं कि ये सारी ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल है।
अब ये सारी ब्रांड्स क्या है, ये लैपटॉप की ब्रांड्स भी हो सकती हैं। वैसे इसमें हॉटेट, पैकर्ड और एनईसी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एप्पल, डेल और तोशिबा अगर हम देख लें तो ये लैपटॉप ब्रांड्स हैं। फिर अवेयरनेस सेट में क्या पता चला, हमने इसकी निकाली कि किसकी जो है वो रेपुटेशन ज़्यादा है, किसके बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं। हमें पता चला एप्पल, डेल, तोशिबा वगैरह के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं। फिर कंसिड्रेशन सेट बनाया। कंसिड्रेशन सेट क्या है, कंज्यूमर कौन सी ब्रांड को कंसिडर करता है, तो उसमें कौन कौन से सेट आ गए, एप्पल, डेल एंड तोशिबा। उसके बाद हमने चॉइस सेट बनाया कि कंज्यूमर इन तीनों सेट्स में से कौन सी ब्रांड्स को उठाएगा, तो उसमें एप्पल और डेल आ गया। उसके बाद फिर वो डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केट पार्टीशनिंग का है, कि हमारे पास एक बड़ी मार्केट मौजूद है, मेरे पास बहुत सारी ब्रांड्स मौजूद है, मैंने उन सारी ब्रांड्स को उठा के जो एक ही प्रोडक्ट सेल करी है, एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेल करी है, तो मैंने उन ब्रांड्स को उठाया। फिर उसमें से वो ब्रांड्स उठा ली जिनके बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं। फिर मैंने वो ब्रांड्स उठा ली जिनके बारे में जिन पर जो है वो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर मैंने अपना एक चॉइस सेट बनाया कि मैं इन चीज़ों को पिक करती हूँ, इन ब्रांड्स को मुझे लेना है। उन ब्रांड्स का चॉइस सेट बनाने के बाद फिर मैं उनको मज़ीद इवेल्युएट करूँगी, दैन डिसीजन लूँगी। तो ये क्या हो गया, मार्केट पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस मार्केट पार्टीशनिंग के कॉन्सेप्ट से हमारे पास कस्टमर के सेगमेंट्स भी बन जाते हैं। 2 टाइप होते हैं कस्टमर्स के, कौन-कौन से, टाइप, प्राइस, ब्रांड डोमिनेंट कंज्यूमर्स। एक सेगमेंट में कौन से आ गए, टाइप, प्राइस एंड ब्रांड डोमिनेंट, मतलब कि वो लोग जो कि ब्रांड को किसकी बेसिस पे इवेल्युएट करते हैं, उनकी टाइप के बेसिस पे, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस की बेसिस पे और ब्रांड डोमिनेंट की बेसिस पे। जो सेकंड है, सेकंड सेगमेंट जो बना है हमारे पास इस मार्केट पार्टीशनिंग के अंदर, वो कंज्यूमर्स हैं जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी की बेसिस पे ब्रांड को इवेल्युएट करते हैं, उनकी सर्विस की बेसिस पे ब्रांड को इवेल्युएट करते हैं। ईच में हैव डिस्टिंक्ट डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स एंड मीडिया ग्राफिक्स एंड डिफरेंट अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड चॉइस सेट्स। द नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। 2 हमने जो है वो स्टेजेस कवर कर लिए। अब जो थर्ड है वो क्या है, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, सेकंड ऑप्शंस, मतलब कि मेरे पास जो है वो मोर देन वन ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें से मैं चीज़ को पिक कर सकती हूँ। जैसे अभी हमने देखा था कि मेरे पास एक चॉइस सेट निकल के आ रहा था, तो वो जो चॉइस सेट था उसकी बेसिस पे मैं डिसीजन ले रही थी कि मेरे पास जो है वो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं इवेल्युएशन ऑफ चॉइस सेट। तो हम चॉइस सेट की बेसिस पे जो है वो क्या कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं। अच्छा, एवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स के अंदर क्या है कि कंज्यूमर्स किस तरीके से अपने ऑप्शंस को एवेल्यूएट कर सकते हैं और उनके पास कौन कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं एवेल्यूएशन के। अब इस बात को माइंड में रखना ज़रूरी है कि हर कंज्यूमर जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं, उसके साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे हमने बात की फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स सब डिफरेंट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक कंज्यूमर जिस बेसिस पे मेरे प्रोडक्ट को एवेल्यूएट कर रहा है या मेरे प्रोडक्ट के मल्टीपल ऑप्शन जो उसके पास अवेलेबल हैं वो जिन बेसिस पे उनको एवेल्यूएट कर रहे हैं वो सेकंड कंज्यूमर या मेरे पास जो और कंज्यूमर्स हैं वो भी उन्हीं बेसिस पे करें। तो एवेल्यूएशन प्रोसेसेस डिफरेंट हो सकते हैं हर कंज्यूमर के लिए, इवन हर प्रोडक्ट के लिए, कि एक ही कंज्यूमर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को किन बेसिस पे एवेल्यूएट करता है वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के लिए हो, ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड के लिए हो सकता है कि प्रोडक्ट्स के लिए भी हो कि उसे कौन सी प्रोडक्ट परचेज़ करनी है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इस बात को समझने में कि कौन कौन से वैल्यूएशन प्रोसेसेस हो सकते हैं। द फर्स्ट इज़ द कंज्यूमर इज़ ट्राइंग टू सेटिस्फाई अ नीड, कि कंज्यूमर अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है। तो जब वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि उसकी जो एवेल्यूएशन प्रोसेस है वो अलग हो, फिर वो उसकी नीड के बेसिस पे होगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू परचेज अ लैपटॉप फॉर माई पर्सनल यूज़, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या है कि एचपी है और डेल है। ठीक है, अब एचपी और डेल के अंदर जो है वो मेरी मज़ीद उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होंगी, मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करूँगी कि भाई इस मेरा जो लैपटॉप है उसके अंदर इतना प्रोसेसर हो, वो इतनी मेमोरी ले सकता हो, उसके अंदर इतनी फ़ास्ट ब्राउजिंग हो, उसके अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हो, ग्राफिक्स में ये चीज़ें अवेलेबल हो। तो फिर उनकी बेसिस पे क्या होगा, जो मेरी नीड है उसकी बेसिस पे मैं अपनी चॉइस सेट में से डिसीजन मेक करूँगी। इसी तरीके से द
सेकेंड इज़ द कंज्यूमर इज़ लुकिंग फॉर सर्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट सॉल्यूशन, कि कंज्यूमर ये चाहता है कि जो भी उसके पास प्रोडक्ट मौजूद है वो उसको कुछ ख़ास फ़ायदे दे। अब वो ख़ास फ़ायदे हो सकता है उसके पर्सनल यूज़ के लिए हो सकता है कि वो प्रोडक्ट कुछ ऐसी हो कि वो कमर्शियल बेनिफिट चाह रहा हो, सोशल बेनिफिट चाह रहा हो, तो वो उसके बेनिफिट्स पे डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप का बेनिफिट चाहिए। पहला क्या था कि उसकी नीड किस टाइप की है, सेकंड क्या है कि वो अपने बेनिफिट्स जो है वो अचीव करना चाहता है। द थर्ड इज़ द कंज्यूमर सीज ईच प्रोडक्ट एज अ बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स विद वेरिंग एबिलिटी टू डिलीवर द बेनिफिट्स। कंज्यूमर जो है वो हर प्रोडक्ट को ये समझता है कि उसकी कुछ एबिलिटीज़ हैं, वो कोई ना कोई काम कर सकती है, वो एबिलिटीज़ उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। तो वो क्या करेगा, वो जो जो प्रोडक्ट जो है वो जो जो चीज़ उसको दे सकती है या जो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसके हिसाब से वो अपने बेनिफिट्स को फिर एनालाइज करेगा कि मेरे बेनिफिट्स, मुझे जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं, प्रोडक्ट जो चीज़ दे सकती है वो ये है। तो दोनों में अगर कॉमन चीज़ आई, कोई यूनियन इंटरसेक्शन निकल कर आया है, तो उसके बेसिस पे कंज्यूमर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। तो ये इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स हो गया। The next is beliefs and attitudes. Beliefs and attitudes क्या है? Belief is a descriptive thought that a person holds about something. किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम कोई यकीन रखते हैं, कोई अकीदा रखते हैं, that is our belief, ठीक है। And the attitude is a frame of mind. Frame of mind means liking or disliking an object, moving toward or away from it, ठीक है। कि मैं किसी चीज़ को पसंद कर रही हूँ, किसी चीज़ को नापसंद कर रही हूँ, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, उससे डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, तो वो क्या है, वो मेरा एटीट्यूड है। एंड बिलीव क्या है कि मैं उस चीज़ के बारे में क्या अकीदा रखती हूँ, कि मेरा क्या यकीन है वो किस टाइप की होनी चाहिए, वो किस टाइप की है, दैट इज़ बिलीफ। तो कंज्यूमर्स के बारे में भी यही है, कंज्यूमर्स के भी बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स होते हैं। कंपनी इज़ वेल एडवाइज टू फिट इट्स प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स रेदर देन ट्राई टू चेंज एटीट्यूड, बट इफ द एटीट्यूड बिकम्स टू नेगेटिव देन मोर एक्टिव स्टेप्स में बी नेसेसरी। कंपनी के लिए वेल एडवाइस क्या है कि वो जो है वो करंट जो उसके एटीट्यूड्स मार्केट के अंदर उससे रिलेटेड डेवलप हो चुके हैं, जो बन चुके हैं, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसके बारे में जो परसेप्शंस आ चुके हैं, उन परसेप्शंस की बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट्स को फिट करें कि उनके परसेप्शंस चेंज ना हो, उनके एटीट्यूड्स चेंज ना हो। कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो अट्रैक्ट ही हो, इस टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आए। बट अगर कंज्यूमर का एटीट्यूड नेगेटिव है, उससे उनके प्रोडक्ट से या उस ब्रांड से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो फिर क्या करना होगा, उस ब्रांड को कुछ एक्टिव स्टेप्स लेने होंगे, स्ट्रेटजीज़ को रीडिज़ाइन करना होगा ताकि वो कंज्यूमर्स को अगेन अट्रैक्ट कर सकें। द नेक्स्ट इज़ एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल। एक्सपेक्टेंसी वैल्यू क्या होती है? एक्सपेक्ट करना, किसी चीज़ से उम्मीद लगाना, ठीक है। तो ये वैल्यू मॉडल मुझे क्या बताएगा कि ऑफ दिस इज़ द मॉडल ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। तो एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन पोजिट्स दैट कंज्यूमर्स इवेल्युएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय कंबाइनिंग देयर ब्रांड बिलीव्स अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस, ठीक है। अपनी पहले तो हर इंसान ना किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए या किसी भी इंसान दूसरे इंसान से मिलने के लिए इम्पोर्टेंस चेक करता है कि उस बंदे की, उस चीज़ की, उस ऑब्जेक्ट की, उस इवेंट की, उस ऑर्गेनाइजेशन की मेरे नज़दीक क्या इम्पोर्टेंस है। जब वो इम्पोर्टेंस देख लेता है, इम्पोर्टेंस के बाद वो सेकेंड इवेल्यूएशन स्टेप में जाता है जो कि उसके ब्रांड बिलीव्स होते हैं, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में उसके क्या बिलीव्स हैं, जब दोनों चीज़ों से होकर फिर वो कोई डिसीजन मेक करता है। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि कंज्यूमर्स जो है वो प्रोडक्ट्स को एवेल्यूएट करते हैं, सर्विसेज को एवेल्यूएट करते हैं, किसकी बेसिस पे? अपने बिलीव्स को और इम्पोर्टेंस को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। जब हम बिलीव्स को, इम्पोर्टेंस को कंबाइन कर देंगे तो फिर क्या होगा कि मेरी इम्पोर्टेंस ये थी कि मुझे डेल का लैपटॉप चाहिए, बिलीव्स मेरे ये है कि डेल का लैपटॉप बहुत अच्छा होता है, तो फिर मैं एचपी की तरफ जाऊंगी नहीं, मैं डेल को ही परचेज़ करूंगी, सिंपल। तो एग्जांपल क्या है, सपोज लिंडा हैज़ नैरोड हर चॉइस सेट टू 4 लैपटॉप। लिंडा जो है वो इज़ एज अ पर्सन, इज एनी इंडिविजुअल जो कि क्या कर रही है, उसके पास कर रही है या कर रहा है, आई थिंक शी इज़ अ गर्ल, तो उसके 4 लैपटॉप्स हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी। और उन 4 लैपटॉप्स में से उसको क्या करना है, एक चॉइस सेट बनाना है, ठीक है। और अब उसने चॉइस सेट बना लिया,
मतलब ये उसका चॉइस सेट है। अब उस चॉइस सेट से उसको डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है। तो और वो किन बेसिस पे, कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेसिस पे वो इन लैपटॉप्स को एवेल्यूएट कर रही है। वो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी मेमोरी कैपेसिटी, उनके ग्राफिक कैपेबिलिटी, साइज एंड वेट एंड प्राइस, ठीक है। ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस पे वो इन चॉइस सेट्स में जो अवेलेबल लैपटॉप्स हैं उनको एवेल्यूएट कर रही है। नाउ इफ़ वन कंप्यूटर डोमिनेटेड द अदर्स ऑन ऑल द क्राइटेरिया, वी वुड कुड प्रेडिक्ट दैट लिंडा वुड चूज इट, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर एक लैपटॉप में सारे क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं, जो जो चीज़ें उसको चाहिए उसको एक लैपटॉप में मिल रही हैं, तो डेफिनेटली वो वही लैपटॉप जो है वो बाय करेगी। तो हम ये प्रेडिक्ट करते हैं दैट लिंडा वुड चूज इट। बट एज इज ऑफन द केस, जैसा कि ज़्यादातर होता है, हर चॉइस दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रांड्स दैट वेरी इन देयर अपील। If Linda wants the best memory capacity, we should buy C. If she wants the best graphic capability, she should buy A and so on, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही लैपटॉप, 4 लैपटॉप्स के अंदर एक लैपटॉप या मेरी एक प्रोडक्ट के अंदर सारी जो है वो खूबियाँ मुझे मिल जाए, सारी मेरी बिलीव्स, सारी नीड्स, वांट्स सब सेटिस्फाई हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि एक लैपटॉप उस लिंडा को मेमोरी कैपेसिटी अच्छी दे रहा हो, तो अगर मेमोरी कैपेसिटी की बात है तो वो सी को परचेज़ कर रही है। अगर उसको बेस्ट ग्राफिक्स कैपेबिलिटी चाहिए तो वो ए को परचेज़ कर रही है, एंड सो ऑन। If we knew the weight Linda attaches to 4 attributes, we could more elaborate predict her choice. अच्छा, एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल क्या करता है, वेट असाइन कर देता है। अब वेट किस तरीके से असाइन कर रहा है वो यहाँ पे बात हो रही है। सपोज शी असाइन 40% ऑफ द इम्पोर्टेंस टू द लैपटॉप्स मेमोरी कैपेसिटी, 30% टू ग्राफिक्स कैपेबिलिटी, 20% टू साइज एंड वेट एंड 10% टू प्राइस। अभी हमने ऊपर बात की थी कि एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल के अंदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को एवेल्यूएट करता है अपने बिलीव्स को और इम्पोर्टेंस को कंबाइन करके। तो यहाँ पे वेट क्या है, वेट इज़ द इम्पोर्टेंस, कि उसने कह दिया कि भाई मेरे जितने भी एट्रीब्यूट्स तो यहाँ पे 4 अवेलेबल है ना, और हर लैपटॉप एक स्पेशल एट्रीब्यूट के अंदर स्पेशलाइज्ड है। उसकी ये खासियत है कि उसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा मौजूद है, तो उसने इम्पोर्टेंस असाइन कर दी कि भाई मुझे 40% इंपॉर्टेंस ये है मेरी कि उसकी मेमोरी कैपेसिटी अच्छी हो, ठीक है। 30% ये कि उसकी ग्राफिक कैपेबिलिटी अच्छी हो, एंड सो ऑन। तो उसकी बेसिस पे उसने क्या किया, जब उसने जो है वो परसेंटेज उसने असाइन कर दी, इंपॉर्टेंस असाइन कर दी, दैट इंपॉर्टेंस इज़ बेसिकली द वेट। तो उसने वेट असाइन कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें क्या है, कंज्यूमर ब्रांड बिलीव्स अबाउट लैपटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है। यहाँ लैपटॉप कंप्यूटर्स 4 हैं और उनके एट्रीब्यूट्स यहाँ हैं। अब इन एट्रीब्यूट्स को उन्होंने एक तरीके से नंबरिंग असाइन कर दी, एक तरीके से वेटेज ही है कि वेटेज जो है वो उन्होंने असाइन कर दिया या रेटिंग असाइन कर दी फ्रॉम 0 to 10, ठीक है। अब हमें पता है कि 0 है इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, 10 है इसका मतलब कि कम्प्लीटली वो एट्रीब्यूट उसके अंदर, वो क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है, और इन बिटवीन सम है तो हम उसको उसके मुताबिक डील करेंगे, ठीक है। लाइक 8 और 9 है तो क्लोजेस्ट टू 10 है, इसका मतलब कि ज़्यादा अच्छा उसके अंदर मौजूद है। 5 से लेस है इसका मतलब कम है। तो मेमोरी कैपेसिटी, ग्राफिक कैपेसिटी, इन चारों एट्रीब्यूट्स को उन्होंने क्या कर दिया कि 0 से 10 तक में एट्रीब्यूट्स को रेट कर दिया। अब ये रेटिंग हो गई, और जो हमने इम्पोर्टेंस, जो लिंडा ने इम्पोर्टेंस जो है वो असाइन की थी, वो क्या हो गया, वेट हो गया। सिंपली अगर हमें किसी को एवेल्यूएट करना होगा किसी प्रोडक्ट को, तो हम क्या करेंगे, उनके वेट्स को उनके रेटिंग से, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके जो भी क्राइटेरिया जो यहाँ पे दिया हुआ है 0 to 10 तक, उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सबको एडअप कर लेंगे। तो हर लैपटॉप के लिए चारों जो है वो एट्रीब्यूट्स को एवेल्यूएट करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एट्रीब्यूट्स की इंपॉर्टेंस को। तो लिंडा विल फेवर लैपटॉप ए, ठीक है। क्यों लैपटॉप ए फेवर कर रही है, विच एट 8.0 हैज़ द हाईएस्ट परसीव वैल्यू। अब हमने सारी परसीव वैल्यूज़ यहाँ से निकालनी, ठीक है। बट इसमें से जो हाईएस्ट है वो क्या है, 8.0 है, तो इसका मतलब कि लिंडा ए परचेज़ करेगी। लेकिन अगर हम प्रीवियस स्लाइड की बात करें, तो अगर हम इम्पोर्टेंस असाइन नहीं करते तो हम ये कहते हैं कि भाई बेस्ट मेमोरी कैपेसिटी मुझे सी में मिल रही है तो सी मुझे दे दो, ठीक है। ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छा मुझे ए में मिल रहा है तो मुझे ए दे दो। लेकिन हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी स्टिल कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि चारों लैपटॉप्स में कोई ना कोई एक स्पेशलिटी जो है वो मौजूद है, क्वालिटी में एक जो है वो दूसरों से ज़्यादा आगे है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या रहता,
एक तरीके से कन्फ्यूजन रहती है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इम्पोर्टेंस को असाइन कर दिया, वेट असाइन कर दिए। वेट बेसिकली होते ही इम्पोर्टेंस हैं कि मुझे इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करना है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो वेट असाइन किया, उसको मल्टीप्लाई किया एंड देन हमने एक वैल्यू निकाल ली। अब वो वैल्यू हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो नहीं है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो इतनी जो है वो परसीव वैल्यू है, तो ज़्यादा जिसकी होगी वो वही चीज़ वो परचेज़ करेगी। दिस इज़ एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल। इस वैल्यू मॉडल की बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंज्यूमर कौन सी प्रोडक्ट मेरी ज़्यादा परचेज़ करेगा, उसकी प्रेफरेंस, उसके बिलीव्स एंड उसकी इम्पोर्टेंस के बेसिस पे। The next is purchase decision. Purchase decision is the most simple concept कि जो है वो हमने लेना किस तरीके से। तो consumers often take mental shortcuts called heuristics और rules of thumb in the decision process, ठीक है। ज़्यादातर consumers क्या करते हैं, shortcuts लेते हैं या फिर rules of thumb लेते हैं, अपनी importance assign करके लाते हैं, उनकी basis पे वो purchasing कर लेते हैं। Evaluating attributes in isolation make decision making easier for a consumer, ठीक है। Then three choices heuristics हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। ह्यूरिस्टिक क्या होता है, ह्यूरिस्टिक इज समथिंग दैट हेल्प टू मेक अ डिसीजन और दैट गाइड्स टू मेक अ डिसीजन, ठीक है, जो कि हमें ये मदद करता है कि हमने डिसीजन किस तरीके से लेना है। तो कंजक्टिव ह्यूरिस्टिक है, लेक्सिकोग्राफिक ह्यूरिस्टिक है, एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट ह्यूरिस्टिक है। कंजक्टिव ह्यूरिस्टिक क्या करता है, सेट्स अ मिनिमम एक्सेप्टेबल कट ऑफ लेवल फॉर ईच एट्रीब्यूट एंड चूजेज द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव दैट मीट्स द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर ऑल एट्रीब्यूट। जैसा भी हमने देखा, कट ऑफ लेवल बता दिया कि भाई इतना लेवल होना चाहिए एक्सेप्टेबल, इतना लेवल है, इससे कम होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे ज़्यादा होगा तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेक्सिकोग्राफिक ह्यूरिस्टिक है, चूज द बेस्ट ब्रांड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परसीव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जो भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे नज़दीक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनके बेसिस पे मैं बेस्ट ब्रांड को क्या कर लूँ, चूज़ कर लूँ। वो लेक्सिकोग्राफिक ह्यूरिस्टिक हो गया। एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट्स ह्यूरिस्टिक है, कंपेयर्स ब्रांड ऑन द एट्रीब्यूट selected probabilistically and eliminates brand that do not meet minimum acceptable cutoffs, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन की बात हो रही है, यहाँ पे कट ऑफ हमने ले लिया। लेक्सिकोग्राफिक ह्यूरिस्टिक के अंदर कोई कट ऑफ नहीं था ब्रांड्स के जो है वो चूज़ करने के ऊपर, कि हमने सिर्फ अपने जो हमारे इंटरेस्ट के एट्रीब्यूट्स थे उनकी बेसिस पे एक बेस्ट ब्रांड को उठा लिया। एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि हमने एक कट ऑफ लेवल बता दिया कि इससे जो मतलब ऊपर के होंगे वो एक्सेप्टेबल हैं, जो इससे नीचे के होंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ब्रांड्स एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इससे मेरे पास एक तरीके से चॉइस सेट निकल कर आ जाएगा कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों को देखना है, और उसकी बेसिस पे फिर मैं फर्दर जब एट्रीब्यूट्स को एवेल्यूएट करूँगी तो मैं परचेज डिसीजन ले सकूँगी। देन इंटरवेनिंग फैक्टर्स। अब हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो पढ़ लिए, परचेज डिसीजन तक पढ़ लिया, लेकिन परचेज डिसीजन से पहले परचेज इंटेंशन, और परचेज इंटेंशन से पहले था एवेल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। जैसे अभी हमने यहाँ देखा था कि एवेल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स था। इवेल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स के बाद हमारे पास परचेज डिसीजन। परचेज डिसीजन से पहले 2 फैक्टर्स आते हैं जो कि क्या है, इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं एक तरीके से, एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स एंड अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स, यहाँ लिखा हुआ भी है। परचेज इंटेंशन, इंटेंशन क्या होती है, सोच, एक इरादा बना लेना, ठीक है। परचेज इंटेंशन की हमने, लेकिन परचेज डिसीजन नहीं किया अभी, ठीक है। डिसीजन और इंटेंशन के बीच में कौन से फैक्टर्स आ गए, एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स, दूसरों की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, दूसरों का परसेप्शन क्या है, एंड अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स। अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स जो कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जो कि अकर कर जाते हैं। अब इसमें क्या है, इन दोनों फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, इंटरवेनिंग फैक्टर्स बोलते हैं। टू जनरल फैक्टर्स कैन इंटरवेन बिटवीन द परचेज इंटेंशन एंड द परचेज डिसीजन। एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स इन्फ्लुएंस ऑन अस ऑफ अदर पर्सनस एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन टू थिंग, ठीक है। दूसरों का असरअंदाज होना हमारे जो है वो ओपिनियंस पे। अच्छा, दूसरों के जो ओपिनियन है वो हम पे कैसे असरअंदाज हो सकती है, द इंटेंसिटी ऑफ द अदर पर्सन नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड अवर प्रेफर्ड ऑल्टरनेटिव, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने एक किसी ऑल्टरनेटिव को, मेरे पास चॉइस सेट था, ठीक है, उस चॉइस सेट में ऑल्टरनेटिव्स मौजूद थे। अब मैं जिस ऑल्टरनेटिव को प्रेफर कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल है डेल, अगर मैं डेल को प्रेफर कर रही हूँ, लेकिन दूसरे लोगों के जो राय है उसके बारे में, जो परसेप्शन है
उसकी इंटेंसिटी हाई है और वो नेगेटिव परसेप्शन है, तो मैं क्या करूँगी कि मेरा एटीट्यूड डेल की तरफ चेंज हो जाएगा। हो सकता है फिर मुझे डेल पसंद ना आए, मेरी लाइकिंग जो है वो डिसलाइकिंग में कन्वर्ट हो गई। एंड अवर मोटिवेशन टू कंप्लाई विद द अदर पर्सनस विशेस, ठीक है, कि हमारी मोटिवेशन क्या है दूसरों की विशेज़ को कंप्लाई करने में। द मोर इंटेंस द अदर पर्सन negativism and the closer he or she is to us, the more we will adjust our purchase intention. The converse is also true. तो एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हो सकता है कि हम मेरी मोटिवेशन या दूसरों के एटीट्यूड्स, नेगेटिव एटीट्यूड्स मेरे एटीट्यूड को चेंज कर सकें। सेकेंड इज़ अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस that may erupt to change the purchase intention. For example, Linda might lose her job before she purchases a laptop. अभी तक हम बात कर रहे थे that Linda wants to choose a laptop from a set of 4 laptops. ठीक है, चॉइस सेट है उसके पास 4 लैपटॉप्स का और उसमें से वो उसने एक सिलेक्ट करना है। लेकिन क्या हुआ अगर उसके जो है वो जॉब ही चली जाए, उसको फिर लैपटॉप की नीड ही ना रहे, तो एक सिचुएशनल फैक्टर आ गया ना कि अब वो सिचुएशन ही नहीं रही, सिचुएशन चेंज हो गई, तो हमारे पास वो नीड नहीं है, वो वांट नहीं है, मेरी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं परचेज भी नहीं करूँगी फिर। फाइनेंशियली अच्छा, कंज्यूमर डिसीजन टू मॉडिफाई, पोस्टपोन और अवॉइड अ परचेज डिसीजन इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय वन और मोर टाइप्स ऑफ परसीव्ड रिस्क। ये कुछ टाइप ऑफ रिस्क हैं, ठीक है। अब ये रिस्क क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करते हैं किस पर, कंज्यूमर के डिसीजन पर, कि वो उस डिसीजन को मॉडिफाई करता है, मतलब चेंज कर लेता है, उस डिसीजन को करंटली पोस्टपोन कर देता है, बाद में लेता है वो प्रोडक्ट, या फिर उस डिसीजन को जो है वो छोड़ ही देता है, वो अवॉइड ही कर देता है। तो वो किसके बेसिस पर है, परसीव्ड रिस्क के बेसिस पर। अब वो रिस्क किस किस टाइप के हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, टाइम रिस्क हो सकता है। फाइनेंशियल रिस्क क्या हो सकता है, मेरे पास सडनली इतनी अमाउंट ही नहीं है कि मैं जो है वो चीज़ परचेज़ कर सकूँ, या मैंने वो अमाउंट किसी और को दे दी, नाउ आई डोंट हैव इनफ मनी टू परचेज दैट प्रोडक्ट। फिजिकल रिस्क क्या हो सकता है कि मेरी वो सिचुएशन नहीं है, ठीक है, मतलब कि कोई फिजिकल डैमेज हो गया तो मैं वो प्रोडक्ट अब परचेज़ नहीं कर सकती। सोशली हो सकता है वो प्रोडक्ट ना एक्सेप्टेबल हो सकता है उसकी मार्केटिंग ना अच्छी हो सकता है कि दूसरों के एटीट्यूड्स उसकी तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो। साइकोलॉजिकल एंड टाइम वेस्ट, ठीक है, हो सकता है कि वो टाइम ही चला गया हो जब मैंने वो प्रोडक्ट परचेज़ करनी हो, लाइक लूजेज हर जॉब बिफोर शी परचेजेज अ लैपटॉप। तो मार्केटर्स मस्ट अंडरस्टैंड द फैक्टर दैट प्रोवोक अ फीलिंग ऑफ रिस्क इन कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू रिड्यूस इट। उन्हें क्या करना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए रिस्क के फैक्टर्स को एज लोएस्ट एज पॉसिबल, जितना कम वो रिड्यूस कर सकते हैं उनको रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट इज पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर इज़ अनदर ईजिएस्ट कॉन्सेप्ट कि कंज्यूमर ने आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया, अब उसका परचेज़ करने के बाद बिहेवियर क्या है। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, तो परचेज़ करने के बाद उसका बिहेवियर क्या है। आफ्टर द परचेज द कंज्यूमर माइट एक्सपीरियंस डिसोनेंस फ्रॉम नोटिसिंग सर्टेन डिस्क्वाइटिंग फीचर्स और hearing favorable things about other brands and will be alert to information that supports his or her decision. अच्छा, यहाँ पे क्या हो सकता है कि हो सकता है जो प्रोडक्ट उसने बाय की हो कंज्यूमर ने, वो उसको सर्टेन बेनिफिट्स ना दे रही हो जो उसकी मौजूद चाहिए हो सकता है कि मार्केटिंग ऐसी की गई हो कि वो बेनिफिट्स उसको मिल जाएंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट उसको वो बेनिफिट नहीं दे रही होगी, तो एक नेगेटिव परसेप्शन जो है वो बिल्ड हो जाएगा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस ब्रांड से रिलेटेड, ठीक है। लाइक अक्सर ऐसा होता है कि दराज से हम जो प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहे होते हैं, हो सकता है ज़्यादातर सेलर्स या मोस्टली ऐसा होता है कि लोगों को वही प्रोडक्ट एग्जैक्टली नहीं मिलती जिनकी पिक्चर उन्हें शो की जाती है, ठीक है। तो मार्केटिंग में या फिर एडवर्टीज़मेंट में वो जो पिक्चर शो कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई कबर्ड परचेज़ करना है एंड जो पिक्चर वो मुझे कबर्ड की शो कर रहे हैं उन्होंने वही चीज़ मुझे डिलीवर नहीं की, तो मेरा क्या होगा, रिव्यू भी नेगेटिव होगा, परसेप्शन भी उस सेलर से रिलेटेड मेरी नेगेटिव हो जाएगी, बिलीव भी नेगेटिव हो जाएगा। Marketing communication should supply beliefs and evaluation that reinforce the consumer's choice and help him or her feel good about the brand, ठीक है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि वो कंज्यूमर्स के माइंड में इस तरह के बिलीव्स बनाए, ऐसी वैल्यूएशन करवाए कि वो उनके बारे में गुड रिव्यूज़ रखने लगे,
ठीक है। लाइक आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आप उसी को मार्केट करो, रेदर देन ट्राई टू शो सम बिग पिक्चर, लग्जरी पिक्चर ऑफ इट, ठीक है। आप उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा फर्निश पिक्चर के बजाय वही पिक्चर शो करो जो चीज़ आपके पास मौजूद है, ठीक है। अगर कंज्यूमर की उसमें नीड होगी तो वो उसको परचेज़ कर लेगा, अगर नीड नहीं होगी और आप उसको फॉल्स प्रोडक्ट डिलीवर कर दोगे देन यू विल सफ़र अ ग्रेट लॉस, ठीक है, क्योंकि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। द मार्केटर्स जॉब देयरफॉर डजंट एंड विद द परचेज, ठीक है। मार्केटर्स की जॉब सिर्फ परचेज के साथ ख़त्म नहीं हो जाती, उन्हें पोस्ट परचेज बिहेवियर्स को भी एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन है, पोस्ट परचेज एक्शंस हैं एंड पोस्ट परचेज प्रोडक्ट यूजेस है एंड डिस्पोजल है, ठीक है। पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन क्या है कि आपने प्रोडक्ट मुझे जो दिखाई मुझे वो नहीं दी, डिसअपॉइंट हो गया कंज्यूमर, ठीक है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। सेटिस्फाइड कस्टमर कंज्यूमर क्या होगा कि जो चीज़ उसने चाही उसको वही चीज़ डिलीवर कर दी गई। डिलाइटेड कंज्यूमर क्या होगा कि जो चीज़ उसने चाही उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उसको बेहतरीन चीज़ मिल गई, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जब एक्सीड कर जाए एक्सपेक्टेशन से देन द कंज्यूमर विल डिलाइटेड कंज्यूमर। अगर परफॉर्मेंस मीट कर जाती है एक्सपेक्टेशन से देन द कंज्यूमर विल सेटिस्फाइड कंज्यूमर। एंड इफ़ द परफॉर्मेंस फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, और अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस ही कंप्लीट नहीं हो पाती तो फिर कंज्यूमर क्या है, डिसअपॉइंटेड कंज्यूमर है। पोस्ट परचेज एक्शंस, पोस्ट परचेज एक्शंस क्या है कि वो क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं। सेटिस्फाइड कंज्यूमर क्या करेगा, सेटिस्फाइड कंज्यूमर पॉजिटिव रिव्यू देगा, पॉजिटिव बिलीफ रखेगा, दूसरों को भी आपके ब्रांड्स के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पॉजिटिव रिव्यूज़ देगा, ठीक है, जिससे आपकी रेपुटेशन अच्छी बिल्ड होगी, आपके कंज्यूमर ज़्यादा आएंगे। कंज्यूमर जो है वो आपके लिए जो है वो आपके कह सकते हैं रेटिंग ज़्यादा अच्छी होगी। डिससेटिस्फाइड कंज्यूमर क्या करेगा, हो सकता है या तो वो कंप्लेन कर दे या तो फिर वो क्या करेगा, आपके बारे में नेगेटिव रिव्यूज़ देना शुरू कर देगा। जब नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं तो वहाँ से रेपुटेशन डाउन होने लगती है, और मार्केटिंग में रेपुटेशन डाउन होने का मतलब ये है कि अब आपकी सेल जो है वो ग्रेटली अफेक्ट करेगी इन द लॉस पोजीशन, कि अब आपकी सेल जो है वो लॉस की तरफ जाने लगेगी, ठीक है। तो ये हो सकता है, या फिर वो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया पोस्ट परचेज एक्शन। उसके बाद क्या है, यूजेस एंड डिस्पोजल, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं कि उस चीज़ को मैंने ऑप्ट किया एंड मैं उसको अपने करंट यूज़ में लेकर आ गई। डिस्पोजल का मतलब ये है कि या मैंने उसको थ्रो आउट कर दिया या फिर मैंने उसको जो है वो किसी और को सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे एक साइकिल, एक हम कह सकते हैं प्रोसेस फ्लो बना हुआ है, जिसमें क्या है, मार्केटर शुड ऑल्सो मॉनिटर हाउ बायर्स यूज एंड डिस्पोज ऑफ द प्रोडक्ट, किस तरीके से बायर्स उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं या किस तरीके से उसको किसी और को देते हैं या फिर थ्रो आउट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है, 3 तरीके के से वो कर सकते हैं कि गेट रिड ऑफ इट टेम्परली, मतलब वो एक टेम्पररी तौर पर टेम्पररी टाइम के लिए उस प्रोडक्ट से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, या फिर वो कम्प्लीटली गेट रिड ऑफ इट परमानेंटली, एंड द थर्ड इज कीप इट, वो अपने पास रखना चाहते हैं। गेट रिड ऑफ इट टेम्परली, टेम्परली का मतलब ये है कि 2 ऑप्शंस हैं कि उसको वो किसी और को दे सकते हैं रेंट पर, ठीक है, या फिर वो उसको लैंडेड कर सकते हैं। और परमानेंटली के ऑप्शंस क्या हैं कि वो किसी और को हमेशा के लिए दे दें, या तो उसको उससे वो क्या कर दें, सेल कर दें किसी को, ठीक है, ट्रेड कर दें, एंड थ्रो इट अवे, या वो सिंपली उस प्रोडक्ट को फेंक दें। कीप इट का मतलब क्या होता है कि वो उसको ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, या फिर वो उसके जो है वो यूज़ करते हुए एक न्यू कोई चीज़ बनाना चाहते हैं जो कि न्यू पर्पस सर्व करे, ठीक है, या फिर वो उसको सिंपली अपने पास स्टोर करना चाहते हैं। अच्छा, गिव इट अवे और ट्रेड इट और सेल इट, ठीक है। इन तीनों से हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट निकलते हैं, रीसोल्ड का और यूज्ड का, ठीक है। तो जब हम किसी और को प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो सप्लाई चेन जो चल रही होती है कि हमारे पास एक बड़े लेवल पर होता है, देन वो आगे प्रोडक्ट्स देते हैं, फिर उससे आगे प्रोडक्ट जाते हैं, फिर उससे आगे प्रोडक्ट जाते हैं, फिर कंज्यूमर को जाके प्रोडक्ट मिल रही होती है। तो यहाँ पे ये जो है वो सिनेरियो है कि हो सकता है डीलर्स हों, कुछ कुछ डीलर्स हों, कुछ ऑरिजिनेटर्स हों, ठीक है, जो उस प्रोडक्ट को ऑरिजिनेट कर रहे हैं, फिर कुछ उस प्रोडक्ट के डीलर्स हैं, फिर कुछ उस प्रोडक्ट के सप्लायर्स हैं, ठीक है। तो ये वही कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, देन क्या है, मॉडरेटिंग इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। अभी यहाँ पे जो है वो हमारा
जो 5 स्टेज मॉडल है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमने सारे प्रोसेसेस देख लिए कि वो किस तरीके से जो है वो कंज्यूमर फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करता है, इंफॉर्मेशन सर्च किस तरीके से करता है, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किस तरीके से करता है, अपने ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट किस तरीके से करता है, फिर उसके बाद वो परचेज डिसीजन कैसे लेता है, फिर उसके पोस्ट परचेज बिहेवियर्स क्या होते हैं या एक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये 5 स्टेज मॉडल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, मॉडरेटिंग इफेक्ट्स। हो सकता है कि उसमें कुछ लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट आ जाए। द पाथ बाय विच अ कंज्यूमर मूव्स थ्रू द डिसीजन मेकिंग स्टेजेस डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। अब ये बात, ये प्रोसेस जो हमने डील किया, इस प्रोसेस के अंदर भी कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि अफेक्ट करते हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये प्रोसेस डिपेंड करता है, लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट पे एंड एक्सटेंट ऑफ वैरायटी सीकिंग पे। Consumers are constructive decision makers and subject to many contextual influences. They often exhibit low involvement in their decisions, using many heuristics as a result. ठीक है, नेक्स्ट इज लो इन्वॉल्वमेंट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। लो इन्वॉल्वमेंट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि उनका अपना इन्वॉल्वमेंट कम होता है और वो क्या कर रहे होते हैं, ह्यूरिस्टिक्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक लाइक्लीहुड मॉडल प्रोवाइड, एलेबरेशन लाइक्लीहुड मॉडल प्रोवाइड किया गया था। तो वो क्या है, एक इन्फ्लुएंशियल मॉडल ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज का है, जो कि डिस्क्राइब करता है हाउ कंज्यूमर्स मेक एवेल्युएशंस इन बोथ लो एंड हाई इन्वॉल्वमेंट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, दोनों तरीके की सिचुएशन में किस तरीके से जो है वो कंज्यूमर क्या करता है, एवेल्युएशन करता है। तो टू मीन्स ऑफ परसुएशन है, दो तरीके से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के लिए एक तरीके से उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको कायल कर सकते हैं। सेंट्रल रूट है एंड पेरिफेरल रूट है। सेंट्रल रूट इज समथिंग के कंज्यूमर के जो भी रेशनल बिलीव्स हैं, जो वो अकली तौर पर सोचता है, उसके बेसिस पर जो है वो प्रोडक्ट्स को एवेल्यूएट करता है, ब्रांड को एवेल्यूएट करता है। सेंट्रल रूट कंज्यूमर्स कब फॉलो करते हैं, ओनली इफ़ दे वांट टू एवेल्यूएट अ ब्रांड इन डिटेल। अगर उन्हें डिटेल में जो है वो उस ब्रांड को इवेल्युएट करना हो, तो वो उसके बारे में जितनी भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होती है, उस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को डिटेल सर्च करते हैं। ठीक है, उनको इवेल्युएट करते हैं और उनको रेशनल सर्च कर रहे होते हैं, रेशनल इवेल्युएशन होती है। तो ये क्या है, सेंट्रल रूट है। पेरिफेरल रूट क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल रूट, ये इमोशनल होता है। ठीक है, इमोशनल इन सेंस के हमने जो है वो अगर इनको कुछ जॉय दिया, ठीक है, या फिर कुछ एक्साइटमेंट प्रोवाइड कर रही है कुछ ब्रांड्स या सेलिब्रिटी से मिलवाना चाह रही है, जैसे आजकल का ट्रेंड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, पेरिफेरल रूट सेलेक्ट करते हैं। पेरिफेरल रूट सेलेक्ट करने के बाद वो उसके बेसिस पे ब्रांड्स को एवेल्यूएट करते हैं। इफ़ कंज्यूमर्स विल हैव लो इन्वॉल्वमेंट विद द परचेज डिसीजन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द मार्केटर्स कैन डू, दे आर लाइकली टू फॉलो द पेरिफेरल रूट। ठीक है, अगर कंज्यूमर्स की लो इन्वॉल्वमेंट होती, तो वो क्या करेंगे, पेरिफेरल रूट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो फिर उसी इन्फॉर्मेशन पे बेस करने शुरू हो जाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मार्केटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जो उनके इमोशनल अटैचमेंट के साथ लिंक्ड होती जा रही है। अगर इसके बरक्स क्या है कि अगर मेरे पास सेंट्रल रूट कंज्यूमर्स फॉलो करते हैं, तो वो क्या करेंगे, हाई इन्वॉल्वमेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि फिर वो अपनी बेसिस पे अपने ओन जो है वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं ब्रांड्स के बारे में, और ब्रांड्स को इन डिटेल इवेल्युएट कर रहे हैं। मार्केटर्स मस्ट गिव कंज्यूमर्स वन और मोर पॉजिटिव क्यूज टू जस्टिफाई देयर ब्रांड चॉइस। ठीक है, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव क्यूज देने चाहिए, ताकि वो क्या करें, अपनी ही ब्रांड को जस्टिफाई करें। अपने ब्रांड को जस्टिफाई करने का मतलब क्या है, सिंपल सी वर्ड्स में अगर मैं इसको कहूँ, तो हमें मार्केटिंग में वो फैक्टर्स कंज्यूमर को दिखाने चाहिए कि जिसकी बेसिस पे वो मेरी ब्रांड को प्रेफर करे। ठीक है, कि उसके चॉइस सेट के अंदर मेरी ब्रांड आ जाए, उसकी डिसीजन मेकिंग के अंदर मेरी ब्रांड आ जाए। तो ऐसे क्यूज़, ऐसे फैक्टर्स मुझे उसको प्रोवाइड करने चाहिए। सेकेंड इज़ वेराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। वेराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर क्या होता है कि जहाँ पे मुझे वेराइटी मिल रही हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से बाइंग बिहेवियर को हम चेक करेंगे। ब्रांड स्विचिंग अकर्स फॉर द सेक ऑफ वैरायटी रेदर देन फ्रॉम डिससेटिस्फैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं है अगर मेरे पास चॉइस सेट में से मैंने एचपी और डेल में से किसी को प्रेफर करना है, तो ज़रूरी नहीं है वो मेरी सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन पर हो रहा हो, बल्कि इससे ज़्यादा
क्या जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वैरायटी ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, अक्सर लोग बोलते भी हैं कि अगर हमें जो है वो लार्ज वैरायटी हमें दी जाती है तो उस पर जो है वो हमारा क्या होता है, ऑप्शंस मल्टीपल होते हैं। ऑप्शन मल्टीपल होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं तो इस चीज़ के बजाय किसी और चीज़ को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। द मार्केट लीडर एंड द माइनर ब्रांड्स इन दिस प्रोडक्ट कैटेगरी हैव डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, the challenging firms will encourage a variety seeking by offering lower prices, deals, coupons, free samples, and advertising that tries to break the consumer's purchase and consumption cycle and present reasons for trying something new. ठीक है, चैलेंजिंग फर्म्स क्या करती हैं, लो प्राइसेस ऑफर करना शुरू कर देती हैं, डील्स निकालना शुरू कर देती हैं, कूपन देना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा जो है वो डिस्काउंट्स लगाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शुरू करती हैं। वो क्यों शुरू करती हैं, ताकि चॉइस सेट के अंदर से कंज्यूमर जब उनके ब्रांड को निकाले तो उसके पास ज़्यादा रीजंस हो, ठीक है, उस ब्रांड को चूज़ करने के लिए कि भाई यहाँ तो मुझे ये चीज़ कम पैसों में मिल रही है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो मैं यहीं से प्रेफर करूँगी बाई करना। या फिर यहाँ पे जो है वो मुझे इस चीज़ के साथ एक फ्री मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कि अक्सर ऐसा करते भी हैं कि केचप के साथ मेयोनीज़ का पैकेट फ्री है, या फिर जो है वो अचार की बॉटल पे फ्री केचप साशे, इस टाइप की डील्स निकालना शुरू कर देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूमर परचेज़ करें, उनको उसमें अपने ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आएँ। ठीक है, और कोई नई चीज़ भी वो ट्राई करने की कोशिश करें। तो ये हो गया वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। अच्छा, नेक्स्ट इज बिहेवियरल डिसीजन थ्योरी एंड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, कंज्यूमर डोंट ऑलवेज प्रोसेस इंफॉर्मेशन और मेक डिसीजंस इन अ डेलिब्रेट या रेशनल मैनर। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो रेशनल डिसीजन लें। बिहेवियरल डिसीजन थ्योरीज हैव आइडेंटिफाइड मैनी सिचुएशंस इन विच कंज्यूमर्स मेक seemingly irrational choices. The theory reinforces that consumer behavior is very constructive and the context of decisions really matters. Understanding how these effects show up in the marketplace can be crucial for marketers. Now, the broad areas are decision heuristics and framing. Decision heuristics क्या होते हैं? Heuristics that come into play in everyday decision making when consumer forecast the likelihood of future outcomes or events. Availability heuristics and representativeness heuristics and anchoring and adjustment heuristics हैं। Availability heuristics क्या है? Consumers base their predictions on the quickness and ease with which a particular example of an outcome comes to mind. Representative heuristics क्या है? Consumer base their predictions on how representative or similar the outcome is to other examples. ठीक है, कि उनकी जो दूसरी चीज़ है उससे ज़्यादा सिमिलैरिटी कितनी है। एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट क्या है? कंज्यूमर्स अराइव एट एन इनिशियल जजमेंट एंड देन एडजस्ट इट। ठीक है, कि मतलब क्या हुआ इसका, ये कि एक कोई इनिशियल मेरे पास ओपिनियन था और फिर मैं उसको एडजस्ट करती जा रही हूँ। लाइक के मीन्स के अंदर, के मीन्स क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम में क्या होता है, सेंटर कोई भी एक हम इनिशियल पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं एज अ सेंटर एंड देन हम उसको अपडेट करते जाते हैं। ठीक है, the notice marketing managers also may use heuristics and be subject to biases in their own decision making. ठीक है, वो marketing managers को भी decision make करना पड़ता है। मे बी द रिकॉर्डिंग वॉज स्टॉप, कोई इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो गया होगा जिस वजह से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी और मीटिंग जो है वो रीस्टार्ट हो गई। सो हम पढ़ रहे थे, हमने यहाँ पे पढ़ा था डिसीजन ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फ्रेमिंग क्या होते हैं। डिसीजन फ्रेमिंग इज द मैनर इन विच चॉइसेस आर प्रेजेंटेड टू एंड सीन बाय अ डिसीजन मेकर, कि हम किस तरीके से जो है वो डिसीजन मेकर को उसके चॉइसेस, उसके चॉइस सेट को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मार्केटर्स कैन बी वेरी क्लेवर इन फ्रेमिंग डिसीजंस। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट कंज्यूमर्स यूज अ फॉर्म of framing called mental accounting when they handle their money. अच्छा, मार्केटर्स तो फ्रेमिंग डिसीजंस बनाते हैं लेकिन कंज्यूमर्स भी फ्रेमिंग डिसीजंस करते हैं। वो फ्रेमिंग क्या होती है, उनकी मेंटल अकाउंटिंग होती है। ठीक है, मेंटल अकाउंटिंग का मतलब ये कि वो अपने पैसों को किस तरीके से हैंडल करते हैं। अच्छा, the next is mental accounting. This is the last topic. तो the tendency to categorize funds or items of value even though there is no logical basis for the categorization. ठीक है, the tendency to categorize funds or items, जो भी हमारे पास funds हैं, जो भी items हैं और उनकी जो भी values हैं, उनको किस तरीके से categorize करें। ठीक है,
जबकि हमारे पास कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है कैटेगराइजेशन की। तो ये मेंटल अकाउंटिंग है। इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? अच्छा, लॉजिकल बेसिस नहीं है कैटेगराइजेशन की, लेकिन कैटेगराइज करना ज़रूरी है। तो वो कैसे हम करेंगे? उसके प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे, ठीक है। तो कंज्यूमर्स टेंड टू सेग्रीगेट गेन्स, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो अपना जो प्रॉफिट होता है, कंज्यूमर्स आर मोस्ट लाइकली जो है वो लॉस अवर्सिव होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि वो लॉस बेरेबल नहीं होते, उनके अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि वो अपना लॉस बर्दाश्त कर सके। तो वो क्या चाहते हैं? अपना प्रॉफिट चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा चेक करते हैं। तो वो क्या करते हैं? टेन टू सेग्रीगेट गेन्स, टेन टू इंटीग्रेट लॉसेस, टेन टू इंटीग्रेट स्मॉलर लॉसेस विद लार्जर गेन्स, ठीक है। एंड देन टेन टू सेग्रीगेट स्मॉल गेन्स फ्रॉम लार्जर लॉसेस, ठीक है। कि वो क्या करते हैं? अपना जहाँ पे उनको अपना प्रॉफिट जो है वो कम नज़र आ रहा होता है, उसको उससे सेपरेट कर देते हैं जहाँ पे उनको लॉस जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया? कैटेगराइजेशन कर दी। प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल अकाउंटिंग आर ड्राइव्ड इन पार्ट फ्रॉम प्रोस्पेक्ट थ्योरी। किससे ड्राइव हुए ये प्रिंसिपल्स? प्रोस्पेक्ट थ्योरी से। प्रोस्पेक्ट थ्योरी क्या बताती है? मेंटेन दैट कंज्यूमर्स फ्रेम देयर डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स इन टर्म्स ऑफ गेन्स एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू अ वैल्यू फंक्शन। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी हमें ये बताती है कि कंज्यूमर जो है वो अपने डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स को किसकी बेसिस पे फ्रेम करते हैं? इन टर्म्स ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, कि उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, एक वैल्यू फंक्शन की बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं कंक्लूड करती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था ये, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर। मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर ही हम अगर इसको सोचें एआई की फील्ड में, तो डिसीजन मेकिंग जो करते हैं हम मार्केट सेगमेंटेशन की, उसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए के मीन्स क्लस्टरिंग यूज़ हो रहा होता है, अदर टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि मुझे क्लस्टर्स बना कर देते हैं कि मेरी सेगमेंटेशन किन की बेसिस पे होगी। अब उन क्लस्टर्स को अगर मैं यहाँ मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में इंटीग्रेट करना चाहूँ, तो वो क्लस्टर्स क्या है? वो बेसिकली यही है कि मेरे कंज्यूमर्स किस किस टाइप के हैं, ठीक है। और मेरी मार्केट से मुझे कहाँ बेनिफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, तो उन्हीं की बेसिस पे कहाँ मेरी रेटिंग अच्छी आ रही है, कहाँ मेरे रिव्यूज़ अच्छे हैं, कहाँ मुझे कंज्यूमर्स प्रेफर कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, ये सब मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर आ जाता है। डेमोग्राफिक तौर पर, इकोनॉमिकल तौर पर, इन सारे फैक्टर्स को हम जो है वो एनालाइज करके क्या करते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर का, जो यहाँ पे आज एंड हो रहा है। इंशाल्लाह अगर मुझे मज़ीद चांसेस मिले तो मैं और टॉपिक्स एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो आप लोग को पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब प्रोवाइड कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।